जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग ये जो क्लास 12th बायोलॉजी का ये जो लेक्चर चल रहा है, सीरीज चल रही है, पिछले क्लास में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे। 5वां क्लास था वो, ये 6वां क्लास होगा हमारे ख्याल से। आप लोग इस सब चीज़ों के पढ़ लिए हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिए हैं। अगर मेल फीमेल बात करें तो मेमोरी ग्लैंड पढ़ लिए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिए हैं। आज हम लोग उसी क्रम में आगे समझेंगे कि oogenesis क्या होता है। तो देखिए, oogenesis का सीधा सीधा मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ, देखिए इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल इज कॉल्ड oogenesis। मतलब ओ प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ओवम का बनना, ये क्या कहलाता है? oogenesis होता है। ये जो प्रोसेस होते हैं विच इज ये डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना, और ये इसमें बहुत सारे स्टेप इंक्लूड हैं। तो इस सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करें हम लोग की सबसे पहले ये होता कहाँ पे है? तो ये होता है आपके ओवरी में। ठीक है, कहाँ पे होता है? ओवरी में। ओवरी जो होता है क्या होता है? वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में है ये oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये इमेज से आप देखिए, यहाँ से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये इमेज को हम लोग पिछले क्लास में कई बार देख चुके हैं। ये जो दिख रहा है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पूरा पार्ट है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे ये जो रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ को हम सर्कल कर रहे हैं, ये ओवरी है आपका। ठीक है, ये ओवरी है। उसके बाद ओवरी के बाद जो पार्ट होता है ये इनफंडिबुलम, ये जो फिंगर लाइक ये दिख रही है ऐसे, इसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं, जो कि इससे ओवम रिलीज होकर कैच करते हैं इसको। और उसके बाद जो पार्ट आएगा इनफंडिबुलम है। फिर उसके बाद ये वाले पार्ट को एम्पुला बोलते हैं, ये वाले पार्ट को एस्थमस बोलते हैं। ये तीनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। बात समझ में आ गई? इसके बाद ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका यूटेरस है। ये वाला सारा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक यूटेरस कहलाता है। इस यूटेरस में 3 लेयर पाई जाती है। सबसे अंदर की लेयर को एंडोमेट्रियम, फिर बीच वाली लेयर को बायोमेट्रियम, फिर सबसे बाहर की लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। और फिर उसके बाद इसके जैसे यूट्रस होता है एक नैरो पाथ में खुलता है, जिसे सर्विक्स कहते हैं। और ये जो पाथ बनती है लॉन्ग से, इसको सर्वाइकल कैनाल, और बाहर ये खुलता है वेजाइना में। तो यह रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक आउटलाइन डायग्राम हो गया। अब देखिए, जो मेन oogenesis हम लोग को पढ़ना है, oogenesis होता कहाँ पे है? oogenesis होता है आपके ओवरी में। तो ये देखिए, जो रेड कलर का ये हम यहाँ पे दिखाए हैं, ये रेड कलर की ये ओवरी यहीं पे है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए अगर पिछली क्लास आप लोग ना देखे होंगे इस चैप्टर की, तो प्लेलिस्ट में जाके पिछली क्लास को देख लेंगे, क्योंकि सारा टॉपिक इससे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए ये समझ में तभी आएगा जब आप पिछली क्लास अच्छे से लगाए होंगे तब। तो देखिए, ये ओवरी है, इसी ओवरी में oogenesis होता है। अब देखिए, हम इसको थोड़ा जूम करके इसमें समझाने का प्रयास करेंगे कि इसमें oogenesis की प्रोसेस कैसे होती है। देखिए, ये ओवरी थी, हम देखिए इसी ओवरी को जूम कर रहे हैं। ठीक है, इस ओवरी को हम जूम करेंगे। कहाँ चला गया? एक सेकंड। हाँ, इस ओवरी को हम लोग जूम करके समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर, अरे क्या हो रहा है, इसके अंदर ये प्रोसेस कैसे होती हैं। ठीक है, चलिए एक सेकंड, जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये आ गया। ठीक, ये देखिए, इसी ओवरी में क्या होते हैं? oogenesis की प्रोसेस होती है। देखिए, ये जो ओवरी है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, हालांकि हम लोग इसके एनाटॉमी के बारे में समझेंगे, लेकिन फिर से देखिए, ये ओवरी होती है जो ये ऐसे लेयर की बनी होती है, जो एक बाहर की जो लेयर हम ऐसे बना रहे हैं, एक इसमें सबसे बाहर की लेयर पाई जाती है। ऐसे इसको समझिएगा। ये अब ये जो होती हैं ऐसे 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 एक लेयर बना रहे हैं। ये अपने आप क्या बना देता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल सेल।
कि मतलब ये जो बाहर की लेयर होती है ये जर्मिनल सेल्स की बनी होती है, ठीक है। अब जर्मिनल सेल इसके बाद की बात करें तो ये ओवरी का एक ओवरी ये जो है अंदर की जो पार्ट होती हैं इसकी, ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। जैसे ना देखिए ऐसे, एक सेकेंड, हाँ, एक ऐसे बाहर वाला जो कार्ट होता है, बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे कार्टेक्स। देखिए हम दो भाग में डिवाइड कर दिए, इसको कलर कर देंगे तो समझ में आएगा। ओ ज़्यादा ज़्यादा ही कलर हो जाएगा लग रहा है। अरे पहले हम इसका पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं इसको। इसका स्टोमा कह सकते हैं, इसके स्टोमा के जो बाहर वाले पार्ट हैं, चलिए इसे समझ लीजिए। ये बाहर वाला जो पार्ट हो, पहले ये अंदर वाले पार्ट को जो हम कलर कर दे रहे हैं, ये देखिए ये वाला पार्ट एक, ठीक है, और इसके एक बाहर वाला पार्ट। आई थिंक ये आप लोग दिख रहा होगा। एक ये वाला पार्ट हो गया, इसको एक रेड वाला पार्ट, जो रेड वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। और जो ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे मेड्यूला। बस में इसको बोलेंगे मेड्यूला। तो जो oogenesis की प्रोसेस होती है इसी कॉर्टेक्स में स्टार्ट होती है बनना। इसी कॉर्टेक्स में oogenesis की प्रोसेस होना स्टार्ट होती है। ये कैसे होती है? देखिए ये यहाँ पे छोटे छोटे प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं। इस तरह से बहुत छोटे छोटे हर जगह पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं, जो कि यही इन्हीं का फॉर्मेशन होता है। फिर इसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल से का डेवलपमेंट हो के oogoनियम बनेगा। जैसे ये छोटे छोटे प्राइमोर्डियल जर्म सेल हमने बना दिया प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल आगे चल के इनका डेवलप होगा, थोड़ा सा इनका साइज इंक्रीज कर जाएगा, है ना, ये डिफरेंशिएट कर जाएंगी, फिर ये बन जाएंगी oogoनियम बनाएगी, oogoनियम। इसके बाद ये oogoनियम चल के फॉलिक्यूल बनेगी प्राइमरी, फिर इसके बाद सेकेंडरी, ऐसे ग्रोथ होती जाएंगी। फिर उसके बाद ये लास्ट में बन जाएगी ग्रेफियन फॉलिक्यूल। फिर जब ग्रेफियन फॉलिक्यूल बनेगी, कैसे, देखिए अब ये प्रोसेस से ये जो हम लोग प्राइमोर्डियल जर्म सेल से यहाँ तक ग्रेफियन फॉलिक्यूल बनाए हैं, इसी प्रोसेस को, ये प्रोसेस के अंदर कहाँ पे होती है? कार्टेक्स में। और बात करें हम लोग ये मेड्यूला रीजन जो होता है, तो इसमें वेन्स, आर्टरी वेन्स होती हैं जो कि ब्लड की सप्लाई करती हैं, इस तरह से इसमें लगी हुई होती हैं। तो इसी कॉर्टेक्स के रीजन में oogenesis में होता है। तो इस oogenesis की प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली आउटलाइन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए कैसे होगा। अब इस ओवरी को, जो ये ओवरी हम लोग बनाए थे, इसको थोड़ा सा बाहर, ये इतना बड़ा देखिए इमेज से समझते हैं, इस इमेज से कि कैसे होता है। देखिए तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल से या प्राइमोर्डियल जर्म सेल इसको बोलेंगे। यहाँ सबसे पहले छोटे छोटे प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती हैं, फिर आगे चल के ये मेच्योर होके आगे डेवलप होके फिर प्राइमरी फॉलिकल बनती हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनती हैं, फिर पेरेंटल फॉलिकल्स या ग्रेफियन फॉलिकल्स, है ना, ये सब बनती हैं। फिर जब ग्रेफियन फॉलिकल बनेंगी तो इसके अंदर जो ये ओवम है, ये ओवम कैसे बाहर निकल जाएगा, उसी प्रोसेस को देखिए। यहाँ पे अब ये ग्रेफियन फॉलिकल से ये ओवम यहाँ पे बाहर निकल गया है और ये आगे चल के कार्पस ल्यूटियम में बन जाएगी। आगे चल के क्या बन जाएगी? कार्पस ल्यूटियम। तो इसी प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। अब देखिए ये oogenesis जो होती है, तो oogenesis कैसे होती है, कब कब कितना कितना होता है, उसको हम लोग एक ये इस डायग्राम से थोड़ा सा समझेंगे क्या क्या स्टेज होता है। अब आप लोग के दिमाग में ओवरी होगा, उसमें जैसे कि हमने यहाँ बनाया था ये ओवरी इस टाइप से, इसके अंदर ये दो लेयर थी, एक कार्टेक्स, ये वाली मान लीजिए कार्टेक्स, और ये वाला बीच वाला क्या था? मेड्यूला। ठीक है, अब यहाँ समझिए इसको, इसमें सबसे छोटी जो लेयर होती है इसके यहाँ से ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल। उसके बाद आगे जैसे ये छोटा सा ये है, ये छोटा, हम कह रहे हैं कि ये सारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं। ठीक है,
इन्हीं प्राइमोर्डियल जर्म सेल से क्या बनेगी, ऊगोनिया। देखिए इन्हीं का डेवलपमेंट होगा, ये यहाँ पे बन जाएंगी आगे ऊगोनिया बहुत सारे। और उसके बाद ऊगोनिया के बाद फिर से इनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए समझिए बात को, ये जो ऊगोनिया बनता है ये कब बनता है, जब कोई फीमेल्स गर्ल्स अपने मम्मी के पेट के मतलब गर्भ में रहती है, अर्थात एम्ब्रियो लाइफ में ही ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ऊगोनिया बनने लगते हैं। बस में आई। देखिए मेल्स में ऐसा नहीं होता, इसमें मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस उसके जन्म के बाद से और वो भी प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद से स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किसी गर्ल्स चाइल्ड के बर्थ के पहले से स्टार्ट हो जाता है, अर्थात जब वो मम्मी के गर्भ में रहती है, अर्थात एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो कैसे डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले जो होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती हैं, हमने लोकेशन को हम लोग समझ चुके हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल सबसे पहले ऊगोनियम बनती है, और जब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल ऊगोनियम बनती है तो एक मान लीजिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल है तो इससे कई ऊगोनियम बनने लग जाएंगे, इनका डिवीजन होगा, ये सारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल का डिवीजन होगा, है ना। तो जब डिवीजन होगा तो इसलिए इस फेज को हम लोग बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना। अब और जब ये डिवीजन होगा तो देखा जाए तो ये डिवीजन जो होगा ये डिवीजन होगा माइटोसिस, क्योंकि इसमें पोलैरिटी लेवल अर्थात डिप्लॉयड से हेप्लॉयड नहीं होता है। तो जो ये डिवीजन होगा वो होगा माइटोसिस के थ्रू। बात समझ में आई। अब उसके बाद जैसे इसमें माइटोसिस होके ये बन गया ऊगोनिया, ध्यान दीजिएगा क्या बना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ऊगोनियम। अभी देखिए ये सारी प्रोसेस एम्ब्रियो के अंदर ही चल रहा है, मतलब जब वो चाइल्ड बेबी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है तो उसी समय ये oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट है। तो अब ये जब एम्ब्रियो पेट के अंदर है, गर्भ के अंदर, तो ही ये ऊगोनियम बन रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, माइटोसिस, तो इससे क्या हुआ, कई सारे ऊगोनियम बन गए, ये देखिए बहुत सारे ऊगोनियम बन गए। अब इसके बाद यही ऊगोनियम जो बन रहे थे, ये ऊगोनियम आगे चल के जितने बने हैं ये थोड़ा सा आगे मेच्योर होंगे, लेकिन अभी भी ये डिप्लॉयड ही हैं। अब जब मेच्योर होंगे तो ये कहलाने लग जाएंगे प्राइमरी oocyte। बात समझ में आई, समझिएगा, ये प्राइमरी oocyte कहलाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि मेच्योर कैसे होगा। अब देखिए इस मेच्योर जब होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्रोथ फेज। क्या बोलेंगे इसको, ग्रोथ फेज। यहाँ तो देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ फेज होगा। अब देखिए ये मेच्योर कैसे होता है, देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले ये ऊगोनियम था, ये ऊगोनियम मेच्योर कंडीशन क्या होगा, ये ऊगोनियम के बाहर एक लेयर बनने लग जाएगी, ऐसे इसके कवर के लिए बाहर एक लेयर बनने लग जाएगी। तो जैसे ऊगोनियम इस तरह से था, अब ये इस तरह बन जाएगा। जैसे इस तरह से बना, इसको हम लोग कह देंगे प्राइमरी oocyte। क्या कह देंगे, प्राइमरी oocyte। अब देखिए अब ये भी चाहता है कि हम डिवाइड होके मियोसिस करके अपना गैमेट बना लें, लेकिन ये अभी गैमेट टोटली फीमेल गैमेट नहीं बनाएगा और मियोसिस अभी इसमें नहीं होगा, अभी इसमें होगा केवल और केवल ग्रोथ मैच्योरेशन फेज, ठीक है। अब देखिए ये सारी प्रोसेस बर्थ के पहले हो रही है, अर्थात जब चाइल्ड एम्ब्रियो की कंडीशन में थी तभी हो रही थी। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो प्राइमोर्डियल सेल डिवाइड होकर ऊगोनिया बना है, तो ये जो ऊगोनिया बनने की प्रोसेस थी ये बर्थ के पहले तक होती है। जैसे बर्थ मतलब ये डेवलप, इनका यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होता है, इनका ग्रोथ होकर प्राइमरी oocyte बनती है, फिर प्राइमोर्डियल जब से मल्टीप्लाई होगी ऊगोनिया बनेगी, ऊगोनिया ग्रोथ करके प्राइमरी बनेगी, प्राइमरी oocyte बनेगी। तो ये प्रोसेस बनने तक में लगभग हम कह लीजिए कि 200 से 300, है ना, थोड़ा सा डाटा, हाँ 200 से 300 मिलियन जो इस ऊगोनिया होते हैं ये बन जाते हैं, 200 से 300, हाँ ये बन जाते हैं एक उसमें बार में, मतलब एक बर्थ जिस दिन बर्थ होता है, जिस दिन डिलीवरी होती है बेबी की, उस दिन तक इसका मल्टीप्लिकेशन और ये होता है। तो
जो oogonia बनती हैं बर्थ के टाइम, वो कितने oogonia या प्राइमरी oocyte लेके आती हैं? 200 से, अरे यार 200 से मिलियन से 300, मान लीजिए मोटा मोटा 300 मिलियन oogonia या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उनका तब तक बन जाता है। अब देखिए, अब जैसे प्राइमरी oocyte बन गया, अब वो उस बेबी की डिलीवरी होनी है, अर्थात उसके अंदर 200 से 300 मिलियन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ चुका है। अब देखिए क्या होगा, अब उसके बाद ये जो प्रोसेस होगी आपकी, ये होगी मैच्योरेशन की, फिर से फेज आएगी। अब ये मैच्योरेशन की फेज आएगी फिर से। ये प्राइमरी oocyte जो होंगे ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होंगे, लेकिन ये प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी आफ्टर प्यूबर्टी के बाद, अर्थात 13 ईयर के स्टार्टिंग से बाद से। तो देखिए अब तब तक क्या होगा, ये तब तक ये होगा कि जो इसमें ये 200 से 300 मिलियन oogonia या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन के आए हैं, इनका होता रहेगा पहले ये मैच्योरेशन भी होंगी, और ये 200 से 300 मिलियन जो मिल के बन के आई हैं, ये और तो डिजेनरेट हो जाएंगी, और ये डिजेनरेट हो के ये लास्ट में बच जाएंगी केवल किस स्टेज में? प्यूबर्टी स्टेज आते आते ये लगभग बच जाएंगी 60K अर्थात 60,000 to 80,000 तक। इतने oogonia प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रह जाएंगे। अब इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे चल के ओवम का फॉर्मेशन होता रहेगा। इसी से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte, सॉरी स्पर्मेटोसाइट बोल दे रहे हैं, oocyte निकलेगी और मैच्योर होके ओवम कन्वर्ट होके डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरह से प्राइमरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब oocyte स्पर्मेटोसाइट बार बोल दे रहे हैं, सॉरी, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte जब बनेगी तो कंडीशन, तो डिवीजन होगा आपका यहाँ पे मियोसिस। क्या डिवीजन होगा? मियोसिस। अब देखा जाए तो ये कब होगा? ये आफ्टर प्यूबर्टी 13 ईयर के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, जो कि कितना बच गई हैं? 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी oocyte बच गई हैं, उन्हीं का मियोसिस होगा। अब देखिए जैसे मियोसिस होगा, मियोसिस का मतलब होता है कि 2n से n हो जाना, बस में आ रही, 2n से n होना मियोसिस कहलाता है। जैसे मियोसिस होगा तो मैच्योरेशन फेज होने के बाद जब मियोसिस होगा तो सेकेंडरी oocyte बन जाएंगी, बस नहीं। अब देखिए ये जो मियोसिस होता है, अगर हम लोग मेल में बात कर रहे थे, वहां भी मियोसिस होके 2 गैमेट से मतलब डिप्लॉयड बन रहे थे, इसमें भी बन रहे थे, लेकिन इसमें अंतर ये होगा कि जैसे देखिए एक प्राइमरी oocyte हम कह रहे हैं यहाँ पे, ये एक प्राइमरी oocyte ये है, बस में आई। ये प्राइमरी oocyte जैसे मैच्योर हो गई है, मैच्योरेशन कैसे हुआ, इसके बाहर लेयर बन गई है थीका, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के भी रीडिंग में पढ़ लेंगे। जब ये मैच्योर हो जाएगी तो ये इनका डिवीजन होगा सेकेंडरी oocyte में। देखिए जब सेकेंडरी oocyte में डिवीजन होता है तो ये ऐसे 2 सेल बनती हैं, ठीक है, एक ये वाली और एक ये छोटी बनेगी। तो इसका छोटी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेल्स में हो रहा था उसमें दोनों एक प्राइमरी फॉलिकल से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दोनों सेकेंडरी बन जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक जो प्राइमरी oocyte है जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो यहाँ होगा मियोसिस, और ये मियोसिस के थ्रू बन जाएंगी 2। अब इस जो डिवीजन होगा, इसमें एक डिवीजन तो होगा इक्वल और एक होगा अनइक्वल, ठीक है। देखिए इक्वल का मतलब क्या होगा कि जब ये अनइक्वल होगा तो एक छोटी बन जाएगी, इसको हम लोग पोलर बॉडी बोलते हैं। पोलर बॉडी मतलब जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है तो एक पोलर बॉडी बनता है और एक सेकेंडरी oocyte बन जाता है ना। तो अगर देखा जाए तो एक प्राइमरी oocyte से केवल और केवल एक ही सेकेंडरी oocyte बन पाता है, क्योंकि एक छोटी पोलर बॉडी बन जाती है जो आगे चल के
डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब देखिए ये 2n था, अब ये 2n से यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया। बात समझ आई? ये 2n था, इस 2n से ये n यहाँ पे जाके ये हो गया। अब ये गैमेट की तरफ जा रहा है, फीमेल गैमेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ये एक डिवीजन हुआ, इससे क्या बन गया, एक सेकेंडरी oocyte। अब देखिए, अब ये सेकेंडरी oocyte आगे चल के इसका फिर से डिवीजन होगा, फिर से इसमें मियोसिस होगी, फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर से एक अनइक्वल और एक इक्वल, तो एक साइज में बड़ा बनेगा और एक जो हो जाए छोटा बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम जो बना दे रहे हैं छोटा, यहाँ पे देखिए ये छोटा बन जाएगा, ये फिर से पोलर बॉडी बन जाएगा और ये आगे चल के ये फिर से अपना सेकेंडरी oocyte या टर्सरी oocyte अब बनेगा। ये फिर से क्या बनेगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। अर्थात देखिए यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड तो होती है, लेकिन एक पोलर बॉडी बन जाती है और एक ही आगे चल के एक्टिव फॉर्म में रहती है। तो अगर कहा जाए कि एक सेकेंडरी oocyte से कितने ओवम बनते हैं, तो केवल और केवल एक ही बनेंगे। इस पर में ऐसा नहीं होता था, इस पर में 1 से 4 बन जा रहे थे, क्योंकि उसमें पोलर बॉडी नहीं बन रहे थे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये दोबारा मियोसिस होगा और दोबारा पोलर बॉडी बनेगी। तो अगर हम लोग देखा जाए तो एक जो यहाँ पोलर बॉडी बनी थी इसको बोलेंगे पोलर बॉडी फर्स्ट, और उसके बाद जो ये वाली पोलर बॉडी बनी थी इसको बोलते हैं पोलर बॉडी सेकेंड। तो अब ये बन गया आपका सेकेंड पोलर बॉडी के बाद जो डिवीजन हो गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये आगे चल के क्या बन गया, यही बन गया ओवम। दिख रहा है, ये आगे चल के क्या बन गया, यही बन गया ओवम। आई थिंक आप लोग इसको अच्छे समझ गए होंगे। तो अब इस डायग्राम से देख लीजिए, ये जो था आउटलाइन डायग्राम, सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल ओगोनियम बना, ओगोनियम से प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte बिफोर बर्थ तक बन गए ओगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसको हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन फेज बोले, फिर ग्रोथ फेज बोले। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी oocyte से मियोसिस हुआ और इस पे एक पोलर बॉडी देखिए बन गया और एक सेकेंडरी oocyte बन गया, और तो ये पहली पोलर बॉडी होगी जो आगे चल के डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसका कोई आगे रोल ओवम नहीं है। और सेकेंडरी oocyte कहा जाए तो जब ये मेच्योर तभी होती है जब इसमें स्पर्म का पेनिट्रेशन होगा, तो ये मेच्योरेशन फेज आगे चल के ओवम कहलाने लग जाएगा। सेकेंडरी oocyte डिवाइड होगी, फिर से एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी, है ना, छोटी सी, और दूसरा जो बनेगा वो ओवम बन जाएगा, जो कि कंप्लीट ओवम स्पर्म जब पेनिट्रेट होता है तो कहलाता है, तब कहलाता है ये ओवम बन चुका है। ठीक है, तो ये था oogenesis। अब इसको हम लोग जल्दी जल्दी रीडिंग के फॉर्म में थोड़ा सा जो शब्द लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीटेड बिफोर द ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन का मतलब ये होता है कि जो ये प्राइमरी oocyte बनी है इसके अंदर ओगोनियम अर्थात ओवम है, इसके निकलने की प्रोसेस को हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। तो जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होगा वो कंप्लीट होगा बिफोर ओवुलेशन, उसके बाद तो आगे जो होगा वो होगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे प्राइमरी oocyte क्या होती है, हम लोग पढ़ लिए इसको, डिप्लॉयड होती है। देखिए सेकेंडरी oocyte क्या होती है, ये हैप्लॉयड, इसे ये वाली क्या है हैप्लॉयड होगी, और ये वाली क्या होगी, ये डिप्लॉयड होगी। ठीक है, हम थोड़ा सा रीडिंग भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, बाकी वही चीज़ में लिखा है जो कि हमने एक्सप्लेन किया है। देखिए, oogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, है ना, एम्ब्रियो लाइफ स्टार्ट होता है, ये 2 से 3 मिलियन हमने बताया कि होता है। ओगोनियम ये एक मदर सेल और ईच फीटल ओवरी में इतने बनते हैं, जो कि ये कभी भी कतई इंक्रीज नहीं होगा, जन्म के बाद उतने ही रहते हैं। अब इसी ओगोनियम से प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनेगा, यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल आगे चल के इससे प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ओवम का रिलीज होगा। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल ओगोनियम बनाएगी, ओगोनियम प्रोलिफरेट होकर अर्थात बहुत सारी डिवीजन होकर माइटोसिस होकर बहुत इसमें इन लार्ज डेवलपमेंट होकर लार्ज सेल जो कि प्राइमरी oocyte कहला देगी। अब यही प्राइमरी oocyte आगे इनका डेवलप होगा, ये अपनी प्राइमरी oocyte जो थी हम बताते इसके चारों तरफ इससे सराउंड हो जाएंगी, इसको हम लोग फॉलिकुलर एपिथेलियम, है ना, एक सिंगल लेयर से सराउंडेड होगी। फिर उसके बाद आगे चल के इसके बाद इसमें फिर से ग्रोथ फेज आएगा, फिर उसके बाद जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी तो ये 2 भाग में डिवाइड होगी,
जो कि डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा, है ना। और वो मियोसिस तभी होगा जब एज ऑफ प्यूबर्टी अर्थात 13 साल के बाद का जो लाइफ होगा तो फिर स्टार्ट होगा इनमें प्यूबर्टी की स्टेज, तब जाके ये पूरी तरह से ओवम का मैच्योरेशन होगा, है ना। तो ये अभी पूरी तरह से मियोसिस में जो नहीं हो पाया है एम्ब्रियो में, ये किसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जाके डेवलप हो जाते हैं, जितना उतना ही रह जाएंगे, इसके बाद से एक भी ओगोनियम डेवलप नहीं होंगे। अब देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल जो बनी, जो प्राइमरी फॉलिकल बनी, इससे इसके 2 लेयर से सराउंडेड हो जाएगी, बाहर से 2 लेयर सराउंड हो जाएगी, जो कि लास्ट में फिर मेच्योर होते होते कितना रह जाएगी 6000 60,000 से 80,000 तक ये फॉलिकल लेफ्ट रह जाएगी। इन्हीं ओवरी से प्यूबर्टी के बाद से मैच्योरेशन का होना स्टार्ट होगा। एक ये इमेज यहाँ पे दिख रहा है, ये इमेज एक कंप्लीट ग्रेफियन फॉलिकल्स की है। जब कंप्लीट ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है तो कैसे इमेज दिखता है, देखिए ये इसके बीच में ये था आपका यही oocyte है, ओगोनियम, जो कि ओवम जिससे बनना है। और ये चारों तरफ देखिए इसके 2 लेयर से बन गया है, तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना इसमें भी पाया जाता है। थीका इंटरना और एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब बाहर और इंटरना मतलब अंदर, जहाँ से हार्मोन्स का रिलीज होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। अब ये हम लोग समझ चुके हैं डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका डिवीजन कैसे होता है, ये प्रोसेस में जो लिखे हैं आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो बात समझने की है, जैसे जब ओवम इसका मैच्योर हो जाएगा तो देखिए हाँ, एक अब यहाँ पे बस तो ये बात रह गई है कि एक ओवरी से, जैसे कि ये ओवरी, एक इधर की ओवरी और एक इधर की ओवरी, है ना, इधर फिम्बरी और इधर इन्फंडिबुलम एस्टमस, इधर यूटेरस, एक हम ऐसे बना देना आउटलाइन, एक इधर की फिम्बरी। जब ये मैच्योर होगी तो मैच्योरेशन के बाद एक बार इस ओवरी से और एक बार इस ओवरी से ये ओवम मैच्योर होंगे और इसमें जाएंगे फिम्बरी में, और फिम्बरी के थ्रू यहाँ पे आएंगे। अगर फर्टाइजेशन हुआ तो सही है, नहीं तो डिजेनरेट हो जाएंगे। तो एक कहने का मतलब ये हुआ कि एक ओवरियन मैच्योर होने में लगभग कितना दिन लगता है, 28 दिन में। जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको बोलते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल, है ना। 28 दिन में एक ओवम, एक फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर होके बनते हैं ओवम में। और अगर हम लोग बात करें तो एक फीमेल मैच्योरेशन 1 साल में, मतलब 1 ईयर में 13 ओवम मैच्योर करती है, अगर फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, ठीक है। तो अगर 13 एग मैच्योर करती है, और अगर हम लोग बात कर लें कि उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ की, तो लगभग 32 ईयर्स की रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, जैसे कि 13 साल के बाद से स्टार्ट होती है और लगभग 45 साल तक ये चलती है। तो जो स्टार्टिंग की प्रक्रिया क्या थी उसको हम लोग बोलते हैं मीनार्ज। जब पहली बार MC मेंस्ट्रुअल आती है मीनार्ज, जो लास्ट में आती है उसको हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। तो 13 साल से 45 साल की ये 32 साल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये कितना, अगर उसमें कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, उसके पूरे लाइफ टाइम में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उसमें 416 अर्थात 416 ओवम मैच्योर होंगे। कैसे, देखिए 1 साल में 13, तो 32 साल में 13 गुणे 32 बराबर 416, लगभग 416 एग 1 ईयर में मैच्योर होंगे एक रिप्रोडक्टिव लाइफ में, ठीक है। तो ये इसका एक मैच्योरेशन होगा कितना होगा, लेकिन ये कंडीशन है तभी जब पूरा रिप्रोडक्टिव लाइफ में वो किसी भी एक बार भी प्रेगनेंसी उसकी ना हो। नहीं तो जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो लेट हो जाएगा हर बार, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ओवम मैच्योर नहीं होते। अब देखिए जब ये मैच्योर ओवम बनता है, इसको हम लोग ओवम कहेंगे, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। ये बीच में इसके न्यूक्लियस होता है, इसी से स्पर्म को फ्यूज करना होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। ये न्यूक्लियस होती हैं, ये न्यूक्लियस, और इसके बीच में ये होता है यहाँ पर न्यूक्लियोलस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इसकी जो लेयर होती हैं, ये बाहर की लेयर कोरोना रेडिएटा, और ये वाले जो व्हाइट कलर की लेयर है ये जोना पेलुसिडा, ठीक है, ये लेयर बनती है। तो अब हम लोग इसको पढ़ लें। ह्यूमन ओवम एल स्थल मतलब योग इज ऑलमोस्ट एब्सेंट, मतलब इसमें योग बिल्कुल नहीं पाया जाता, है ना। और ये सराउंडेड बाई फॉलोइंग 3 कवरिंग लेयर से सराउंडेड होता है।
पहला जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है सबसे बाहर क्लियर। अब मिडिल वेटेलाइन को जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा बोलते हैं। देखिए एक तो ये जो लेयर है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई बाहर वाली, फिर इसके बाद जोना पेलिसिडा, और सबसे आउटर की जो लेयर होती हैं, जो सबसे आउटर की लेयर होती हैं ये कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। अब यहाँ पे जो पूरे सराउंडेड किससे होती हैं, देखा जाए तो बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड होती है, और उसके बाद देखा जाए तो इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड ऊप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऊलेमा। इसके बाद अगर हम लोग करें तो जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरे होते हैं उसको हम लोग ऊप्लाज्म बोलते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इससे सराउंडेड होता है उसको हम लोग ऊलेमा बोलते हैं। ठीक है। अब जोना पेलिसिडा जो होती है ये स्पेसिफिक टू रिसेप्टर प्रोटीन, जो ये जोना पेलिसिडा होता है ये रिसेप्टर प्रोटीन का भी काम करते हैं, जो कि सेंस करने में, मतलब कि कब मैच्योरेशन होना, कब पेनिट्रेशन होना है, जब फर्टिलाइजेशन होना है तो कब हार्मोन्स एंजाइम रिलीज करना है, ये सारी चीज़ें का काम करता है। अब ये पेरीवेटेलाइन स्पेस कहाँ पाया जाता है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड जोना पेलिसिडा। ये जोना पेलिसिडा और जो बाहर की ये जो इसके बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है यहाँ पे, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ए पेरीवेटेलाइन स्पेस। ठीक है। अब देखिए कोरोना रेडिएटा जो लेयर होती है बाहर की, वो लेयर ग्रेनुलोसा सेल की होती है और हेल्ड टुगेदर सीमेंटिंग सब्सटेंस कॉल्ड हाइलोरेनिक एसिड। According to the some workers, this is not a true secondary membrane because there is a cellular layer. ये ट्रू सेकेंडरी मेम्ब्रेन नहीं है। टुगेदर ये क्या क्या बनाती है, सबसे हाइलोरेनिक एसिड की बनी होती हैं। जब देखिए स्पर्म का पेनिट्रेशन होता है तो इसी को वो डिजॉल्व करती है। ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन का स्ट्रक्चर और oogenesis की प्रोसेस। आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, और इसको अगर आप लोग अब समझ आया होगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन करिएगा और इसको फिर से पढ़िएगा। ये जो चीज़ें इसमें लिखी गई है इसको आप लोग रोक पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो हमने चीज़ें यहाँ ऊपर समझाई है वही चीज़ इसमें लिखी है, कोई बाहर का नहीं लिखा है। तो इसको आप लोग पॉज करके पढ़िएगा और समझ में आएगा, और इससे समझिएगा डायग्राम। तो फिर हम लोग अब इसके बाद अगले टॉपिक में फर्टिलाइजेशन होगा, उसके साथ अब मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग उसको पढ़िए। तब के लिए जय हिंद।